नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल के पहले विस्तार के बाद ही भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। कुछ लोग सामने आकर बोल रहे हैं, कुछ पर्दे के पीछे से बोल रहे हैं, कुछ पार्टी के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता ये मान रहे हैं कि जो मंत्री बनाए जा रहे हैं वो मजबूरी में बनाए जा रहे हैं या ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है जिनके पास ना अनुभव है, ना योग्यता है, ना उनका अधिकार बनता है। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम विधायक, जो सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, गोपाल भार्गव, उन्होंने खुलकर बयान दिया है कि उनको 15,000 दिन हो चुके हैं विधायक बने हुए। क्या कारण है कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा रहा है और दूसरों को बनाया गया है। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं जो दर्द उभर कर आ रहा है, जयंत मलैया हैं, अजय बिश्नोई हैं, बिसाऊ लाल, तमाम सारे ऐसे लोग हैं। और एक दर्द और सामने आया है और वो आ रहा है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ दर्द है कि एक भी सिंधी समाज के व्यक्ति को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया है, जबकि 2 सिंधी समाज के विधायक इस समय मंत्रिमंडल में हैं। हम समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी से कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने में चल क्या रहा है, क्या मोहन यादव इस विरोध को आसानी से दबा पाएंगे। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोई माने ना माने, भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल ही नहीं मानेगी कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उसकी पार्टी में कुछ हलचल है, लेकिन हलचल हम और आप सब महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि मोहन यादव इसे आसानी से दबा लेंगे? देखिए, ना तो ये फैसला मोहन यादव का है, मोहन यादव नहीं दबाएंगे। जिन्होंने ये फैसला किया है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अब थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, ये कह के कि वो मार्गदर्शक मंडल है, उसमें लोगों को भेज दिया और पुराने लोगों के टिकट काट दिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। पर जब चुनाव की बात आई तो चाहे वो जयंत मलैया हों, गोपाल भार्गव हों, अजय बिश्नोई हों, डॉक्टर सीतारमण शर्मा हों, अशोक रोहाणी हों, ऐसी एक लंबी सूची है जो एमएलए, जो सीनियर एमएलए थे, जिनको आपने घर बढ़ा दिया। लेकिन आप टिकट नहीं काट पाए उनके। तब आपको एक डर था कि अगर इनका टिकट कटेगा तो जो आपको दमोह में हुआ था, हार गई थी बीजेपी, बाई इलेक्शन लड़ाया था, वो हो जाएगा। तो बाप को की जगह बेटे को देने बजाय बाप को आपने दोबारा बुढ़ापे में मैदान में उतार दिया। और उसके बाद बेइज्जती कहाँ की? भाई, रामनिवास रावत, अगर 2020 में परिवर्तन हुआ था, लोग आए थे, गए थे, खरीदे गए, बेचे गए, वो अलग मुद्दा है, लेकिन तब बीजेपी को एक सरकार मिली थी। आज बीजेपी के पास अपने 163 थे। उसके बाद उसने एक कांग्रेसी विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई और उसके बाद ही इस्तीफा हुआ। इसकी वजह क्या है? ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से ये सब हुआ है? ये हम और आप नहीं पूछ रहे हैं, ये पूरी बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं। गोपाल भार्गव जी ने जो कहा है, अखबार में मैंने भी पढ़ा है, वो साफगोई के लिए मशहूर हैं। मैं 30 साल पहले उनको मैंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ अकेले संघर्ष करते देखा है। आज भी वो अपने इलाके में उन्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि ये आप मान लीजिए कि पिछले 2 इलेक्शन में गोपाल भार्गव को हराने की कोशिश उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने भरपूर की। जैसे जयंत मलैया जी को एक बार हरा लिया था, लेकिन जब उन्होंने बदला दिया उसके बाद जो चीज़ें बदली, तो जो हम कल सुनते रहे, आज सुन रहे हैं, कल सुनेंगे कि बीजेपी डिफरेंस के साथ है। अब बीजेपी कांग्रेस हो गई। कांग्रेस के जितने दांव पेच अंदर में चलता रहता था कि अर्जुन सिंह को काट रहे हैं, शुक्ला जी को काट रहे हैं, जोगी जी को काट रहे हैं, दिग्विजय सिंह, ठीक वही स्थिति आज चल रही है। भाई, क्या दोष है? सवाल गोपाल भार्गव जी ने इशारे में कहा है, लेकिन आमतौर पर पूछा जाए कि जो नेता, जो मोदी जी और अमित शाह गाली देते हैं गांधी परिवार को, वो क्या कर रहे हैं? गांधी परिवार कम से कम परिवारवाद तो चलाता था कि नेता के बेटे को, आप तो अधिनायकवाद चला रहे हैं। गोपाल भार्गव के बेटे को टिकट वो दिलाना चाहते थे, उसे नहीं दिया, गोपाल भार्गव को दिया, और फिर उन्हें मंत्री नहीं बनाया। मतलब घर के बुजुर्गों को अपमानित करने की जो परंपरा आपने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से शुरू की, उसे आज आज भी आप उसे चला रहे हैं। आप पार्टी के उन कार्यकर्ताओं, उन नेताओं और उन प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं जो आपसे पहले से इस दिशा में, इस पार्टी में काम कर रहे थे और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो निश्चित तौर पे सवाल ये है कि गोपाल भार्गव तो खुल के सामने आ गए हैं, पार्टी के और भी लोगों में ये असंतोष है कि आपको इस बात की जानकारी है, क्या महसूस कर रहे हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल है, इशारे में सब बात कर रहे हैं। और मैं कहता हूं ना कि आप फेसबुक अकाउंट उठा लीजिए अजय बिश्नोई का। उन्होंने तो कई बार, जब इन्होंने लोकसभा का टिकट दिया था तभी उन्होंने कहा था कि वो हमारा विरोध करते थे, लेकिन अब पार्टी का आदेश है। ये कई अकेले, डॉक्टर सीतारमण शर्मा, क्या दोष है उनका? अशोक रोहाणी, जो आपने कहा अल्पसंख्यक कोटे में कौन है, आदिवासी और दलित आपने सब कर लिए,
तो फिर आप क्या, आपको यहाँ नहीं लगता कि अल्पसंख्यक भी होना चाहिए? 2 विधायक हैं और वो तो तीसरी बार के विधायक हैं रोहानी जी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मनमानी करने की जो आदत नरेंद्र मोदी में है वो आज भी लोकसभा में कम बहुमत आने के बाद भी वो अपनी आदत नहीं छोड़ रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी विधायक, पार्टी सांसद को नरेंद्र मोदी अपना जर खरीद गुलाम समझते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मोहन यादव की जगह शिवराज सिंह चीफ मिनिस्टर बने होते कि उनके, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। आज जो बात हो रही है, गोपाल भार्गव ने कहा, उनसे पहले मिल के भी गए थे, तब भी बात आई थी उनका टिकट काटेंगे, लेकिन नहीं काट पाए, क्योंकि अगर गोपाल भार्गव का टिकट काट देते तो उनको बेटे को तो देना नहीं था। अब बेटे को देते नहीं तो सीट हार जाती। ये दोनों तरफ से खेल रहे हैं। ये दोनों नेता जो हैं पार्टी के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। जहां इनकी उंगली दबती है वहां ये समझौता कर लेते हैं। चलिए देखिए, एक आखिरी सवाल ये है कि जब से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, कांग्रेस के 3 एमएलए आए हैं। कमलेश शाह आए हैं, निर्मला सप्रे आई हैं, रामनिवास रावत आए हैं, और प्रॉमिस तीनों से मंत्री बनाने का किया गया, ऐसी चर्चा में था। तो क्या आपको लगता है कि उपचुनाव के परिणाम आने के बाद फिर से एक विस्तार होगा, कमलेश शाह को भी मंत्री बनाया जाएगा, निर्मला सप्रे को भी मंत्री बनाया जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए अब क्या डील हुई। अन्यथा जो बात कही गई, निर्मला सप्रे ने कहा कि हम अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए सत्तारूढ़ दल में गए हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि क्या जो विपक्ष में हैं उनके इलाके में विकास नहीं होता? क्या इतना वो हो जाता है कि वहाँ विनाश हो जाता है? कमलेश शाह ने छोड़ी, तब एक कैंपेन चला था कमलनाथ के खिलाफ। आप पूरा छिंदवाड़ा करीब करीब खाली कर लिया, बीजेपी ने अपने आप में ले लिया। कमलेश शाह का इस्तीफा हुआ और उन्होंने जो है चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें पार्टी ने चुनाव लड़ाया। मुझे नहीं लगता कि निर्मला सप्रे कुछ पाएंगी, क्योंकि उससे पहले तो फिर पार्टी में अर्चना चिटनीस भी तो हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। आपने नई नहीं बना दी। नरेंद्र मोदी का खेल ये है कि उन्होंने कोटा पूरा करने के लिए प्रतिभा बागरी और क्या क्या सब नए चेहरे, जैसे वो सावित्री ठाकुर दिल्ली में ले ली। तो ये जो चीज वो खेल रहे हैं, इसका ऐसा नहीं है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में असंतोष नहीं है। जब आपका सिक्का बुलंद था, जब आपका जूता चल रहा था, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तब आपने खूब चलाया। अब उत्तर प्रदेश की और उधर की जनता ने जो आपका सबक दिया है, वो आपके सबक के बाद आप ये मान के चलो कि अब लोग बोलेंगे। मोहन यादव ने जो बात लाडली बहना योजना के लिए के कही है, और गोपाल भार्गव ने आज कल जो बयान दिया सब रावत के शपथ ग्रहण के बाद, इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। ये अगर इस चीज को नहीं समझा गया तो 5 साल बाद, मैं ये नहीं कहता क्या होगा, लेकिन 240 का आंकड़ा भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए एक आखिरी सवाल ये है कि गोपाल भार्गव सिर्फ बयान देते हैं। गोपाल भार्गव यदि बयान के अलावा कुछ करते तो निश्चित तौर पर असर पड़ता। ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोगों को भी पता है कि आज ये पंडित जी बयान देंगे और कल सब शांति हो जाएगी, पंडित जी को थोड़ा सा बुला के समझा दिया जाएगा प्रदेश कार्यालय में। सवाल ये है कि क्या ये परंपरा आगे रहेगी कि कांग्रेस के और विधायक आना चाहें तो आए, उनके लिए मंत्री पद खाली है? देखिए वो तो मोदी जी चाहें कुछ भी कर सकते हैं। वो कल जो अब 63 बचे हैं, उन 63 को अगर उनका बस चले तो मंत्री पद देके कांग्रेस निगम मंडल में मंत्री वही कह रहे हैं कि खत्म कर दें, क्योंकि पहले उनकी यही कोशिश थी। उन्होंने घोषणा की थी कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई और उन्हें भारतीय कांग्रेस पार्टी नाम कर देना चाहिए अपनी। उसका वो जो भी थोड़ा सम्मान, आत्मसम्मान में यकीन रखता है, वो नेता बीजेपी में नहीं जाएगा, क्योंकि बीजेपी के अपने नेता अपने घर में कितने अपमानित हैं। दिल्ली की छोड़िए, हर राज्य में हर वरिष्ठ नेता को पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अपमानित किया है। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। देखिए गोपाल भार्गव कोई क्रांति कर लेंगे 75 साल की उम्र में, इसकी उम्मीद मत करिए, लेकिन उन्होंने मुंह खोला है। इसका मतलब यह है कि जो बात जिस तरह से आप मोहन यादव ने जब कल एक बड़ी बात कही नागपुर में, और वही बात उसी तरह की बात गोपाल भार्गव ने कही है। आप जाके बात कर लीजिए निजी तौर पर उन सारे नामों से, वो सब इसी तरह से बोलेंगे, लेकिन कैमरे पे बोल के, चूंकि मालूम है कुछ होने वाला नहीं है अभी, और जब तक नरेंद्र मोदी और कमजोर नहीं होंगे तब तक तो नहीं है। जिस दिन और कमजोर हुए उस दिन वह बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस हो जाएगी, उन्हीं के सामने लोग खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, जिन्होंने आज पूरे गोपाल भार्गव ने जो बयान दिया है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उसकी समीक्षा की है। उनका कहना है कि आखिर कब तक नरेंद्र मोदी दिल्ली में पावरफुल रहेंगे। जैसे ही वो कमजोर होंगे, मध्य प्रदेश में विरोध के स्वर और तेज होंगे, और निश्चित तौर पे जो कदम उठाए जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं को
अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो निश्चित तौर पे विरोध तो कर रहे हैं, कुछ कुछ के विरोध करने का तरीका पार्टी के अंदर है और कुछ मीडिया में भी जाने लगे हैं। ये संकेत हैं जो आगे जाके भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।